मूवी की शुरुआत में हम कैंग नाम की औरत को देखते हैं जो एक कमरे में बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके सर पर एक गहरी चोट है। वो बेसमेंट से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनती है। जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड वहाँ जख्मी होकर बेहोश पड़ा है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, सडनली उसका हस्बैंड उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो बहुत डर जाती है और फिर उसका पति मर जाता है। वो अपने बेटे ह्यूंजे को ढूंढने लगती है। तभी वो अपने बेटे को एक दरवाजे के पास खड़ा देखती है। वो उसे पूछती है कि वो ठीक तो है और अपने पास बुलाती है। पर जैसे ही ह्यूंजे एक कदम अपनी मॉम की ओर बढ़ाता है, वैसे ही कोई अदृश्य शक्ति उसे अंधेरे में खींच लेता है। और जब वो जाकर उस दरवाजे को खोलती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक दीवार बन चुका था। फिर हम देखते हैं कि कैंग को अरेस्ट कर लिया गया है अपने ही परिवार के खून के इल्जाम में। उसके हस्बैंड की डेड बॉडी पुलिस को मिलती है, पर उसका बेटा अब भी मिसिंग है। बस कुछ खून के बूंदे ही वहाँ मिली। अब कहानी 25 साल आगे बढ़ती है, जहाँ कैंग बूढ़ी हो चुकी है। उसे जेल से पैरोल पर कुछ दिन बाहर जाने के लिए दिया जाता है। और जब वो पुलिस उसे घर ले जा रहा होता है, रास्ते में उसे खांसी होती है और उसके खांसी में ब्लड आता है। अब वो अपने घर पहुंचती है, जहां पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी सजा पूरी नहीं हुई है, तो उसे स्टेशन में जाकर बताना होगा जब वो वापस जाना चाहे। और कुछ ऑफिसर यहीं उसकी निगरानी करेंगे जब तक वो जेल से बाहर है। अब वो अपने घर के अंदर जाती है, जहां हमें पता चलता है उसे लंग कैंसर है। अब कैंग एक ड्रॉर में से चाकू निकालती है और एक कमरे की तरफ जाती है, पर तभी उस कमरे के अंदर से कोई दरवाजे को पीटने लगता है, जिससे वो डर जाती है और पीछे हट जाती है। वो चिल्ला के कहती है बाहर आओ। फिर वो बेसमेंट के अंदर जा रही होती है कि तभी बेल बजता है, और जब वो दरवाजा खोलती है वहाँ एक प्रीस्ट जिसका नाम चोई है उनसे कुछ जानकारी लेने आया होता है। कैंग उसे देखकर गुस्सा करती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि अब कैंग गॉड पर भरोसा नहीं करती। चोई कैंग से पूछता है कि आखिर उस रात क्या हुआ था, पर कैंग उसे जाने को कहती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम उसके दो बेटे को देखते हैं, जिनका नाम ह्यूंजे और जीवुन था। वो दोनों अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहे थे, एक शॉप पर ट्रिक यूज करते हुए। तभी शॉप की ओनर उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। वो वहाँ से भाग जाते हैं और जब वो शाम को अपने घर आते हैं, वो देखते हैं कि उस शॉप की ओनर उनके घर आई हुई है। उनकी मॉम बच्चों को शॉप ओनर से माफी मांगने को कहती है। उसी बीच उस शॉप ओनर को उनके घर में कुछ स्ट्रेंज फील होता है, और जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वो कैंग को कुछ बताना चाहती थी, पर बिन कुछ कहे चले जाती है। उसके बाद ह्यूंजे अपनी मॉम से कहता है, अगर मैं भी मन से प्रार्थना करूं तो पापा की तरह जल्दी नहीं मरूंगा ना। वो कहती है, अमेरिका के डॉक्टर्स तुम्हें जो बीमारी है उसका इलाज ढूंढ रहे हैं। दरअसल ह्यूंजे कैंग के पहले पति का बेटा है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसी रात कैंग का दूसरा पति, जो एक पुलिस है, वो नशे की हालत में घर आता है। कैंग को उसके टी शर्ट में लिपस्टिक का निशान दिखता है, और जब वो कैंग के पास जाता है वो उसे अपने करीब जाने नहीं देती, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद जब कैंग अपने कमरे में अकेली बैठी थी, कोई उसके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद ये उसके बच्चे होंगे। जब वो दरवाजे के पास जाकर थोड़ा सा दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता, और सडनली कोई उस पर अटैक करता है। पर इससे पहले कि वो दरवाजा खोलकर अंदर आता, कैंग उस पर एक सीजर से अटैक करती है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। वहीं कैंग का छोटा बेटा जीवुन अपने दरवाजे के बाहर किसी को देखता है और डरकर अलमारी के अंदर छुप जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कैंग दौड़ती हुई ह्यूंजे के कमरे में जाती है और पूछती है कि उसने अभी चिल्लाया। वो कहता है नहीं। फिर वो जीवुन के रूम में जाती है तो वो बताता है ह्यूंजे ने उसे डराया। दूसरे दिन कैंग का पति चार्ल वोंग अपने इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ घर पर आता है। एक ऑफिसर बताता है कि यहाँ जितने भी फिंगरप्रिंट्स है सारे उसकी वाइफ के हैं। कैंग ऑफिसर को बताती है कल रात जो हुआ वो किसी इंसान का काम नहीं था। अब डिटेक्टिव ह्यूंजे से पूछता है कि कल रात तुमने क्या देखा। वो कुछ नहीं कहता, जिस वजह से चार्लिंग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो उस पर गुस्सा करता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। कैंग उसके पास जाती है और पूछती है अगर तुमने कल कुछ देखा तो बताओ।
ह्यूनजे उसे एक लेटर देता है जिस पर लिखा हुआ था, घर से चले जाओ वरना तुम्हारा पति तुम्हारे बेटे को मार डालेगा। वो पूछती है कि ये लेटर तुम्हें किसने दिया, पर ह्यूनजे कुछ नहीं बताता। इसके बाद जब वो चर्च से अपने घर वापस लौट रही थी, शॉप की ऑनर उसे रोकती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे घर में किसी बुरी शक्ति को महसूस किया था। वो उसे एक नंबर देती है और कहती है अगर वो भी कोई अनजान शक्ति को महसूस करे तो इस पर कॉल करे। कैंग कॉल करके उस आदमी को अपने घर बुलाती है जिनका कंपास उसे बेसमेंट की तरफ ले जाता है। तभी उसका लॉकेट उसे एक डोर की तरफ बहुत तेजी से खींचने लगता है। वो जब उस दरवाजे को खोलता है वहाँ उसे बस एक दीवार नजर आती है, पर तभी दीवार के पीछे से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो डरकर वहाँ से भागने लगता है। कैंग उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो कहता है मुझे लगा कि मैं एक तांत्रिक को बुलाकर इस जगह को शुद्ध कर दूंगा, पर ये तो कुछ और ही है। अच्छा होगा अगर आप लोग ये घर छोड़कर चले जाएं। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ कैंग प्रीस्ट चोई को बेसमेंट में ले जाती है। चोई कहता है कि वो उस पर भरोसा करता है तो वो बताए कि उस रात उसके पति को किसने मारा और उसका बेटा कहाँ गायब हो गया। वो कहती है कि घर में हमारे अलावा कुछ और लोग भी हैं जो हमेशा नहीं दिखते। वो उसे वही दरवाजा दिखाती है। अब चोई उस दरवाजे को खोलता है पर उसे भी वहाँ सिर्फ दीवार दिखता है। वो कहती है वो अनजान लोग ह्यूनजे को यहाँ से ले गए। अब चोई उस घर के बारे में पता करता है और पता चलता है कि 1967 में कैंग की फैमिली से पहले वहाँ एक और फैमिली रहा करती थी जहाँ एक औरत और उसकी 2 बेटियां थी। वो लोग अचानक उसी घर से गायब हो गए। अब चोई को एक एडिटर से ये भी पता चलता है कि वो घर एक जापानीज जनरल ने बनवाया था और कुछ टाइम के बाद वहाँ के फार्मर्स ने उन्हें मार दिया था और इस हादसे को एक रिपोर्टर ने अपने रिपोर्ट पर लिखा था और वो रिपोर्टर अब तक जिंदा है। अब चोई उस रिपोर्टर से मिलता है। रिपोर्टर उसे सारी बातें बताता है। दोस्तों यहाँ साल पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 1992 कैंग की फैमिली से पहले 1967 में एक और फैमिली पहले वहाँ से गायब हो गई थी और ये सिलसिला उससे पहले से चलता आ रहा है, जिसकी शुरुआत 1942 में हुई थी जब एक जापानीज जनरल ने उस घर को बनवाया था जो कि काफी निर्दय था और वो फार्मर्स पे काफी अत्याचार करता था, जिससे फार्मर्स ने इस जापानीज जनरल को मारने का प्लान बनाया। जब फार्मर्स जनरल के घर उसे मारने को पहुंचते हैं, जनरल और उसकी वाइफ रिपोर्टर के सामने उस बेसमेंट वाले रूम में गए थे, पर फार्मर्स ने जब उन्हें ढूंढा तो वहाँ पर बस एक दीवार थी। फार्मर्स ने बस ऐसे ही अफवाह फैला दिया कि उन्होंने जनरल को मार दिया। दोस्तों यहाँ आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। दरअसल यहाँ एक ही साथ काफी सारे टाइमलाइन चल रहे हैं जहाँ लोग अपने आप गायब हो रहे हैं। अब कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है जहाँ कैंग अपने घर तांत्रिक बुलाती है जो वहाँ कुछ रिचुअल करते हैं। वो तांत्रिक कहती है कि अब वो आत्मा से कनेक्ट हो गई है तो वो अपनी आंखें बंद कर ले और कुछ भी हो जाए अपनी आंखें मत खोलना। पर कैंग कुछ आवाज सुनकर अपनी आंखें खोल देती है जहां उसे जनरल और उसकी वाइफ जो 1942 में गायब हुए थे और एक फैमिली जिसमें एक औरत और 2 बेटियां थी जो 1962 में गायब हुए थे और एक बूढ़ा आदमी दिखता है। इनको देखकर कैंग बहुत डर जाती है और तांत्रिक को ये सब बंद करने को कहती है। तांत्रिक कहती है कि ये रिचुअल खत्म नहीं हुआ है और अगर हम इसे आधे में रोक देंगे तो कुछ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तभी वो सारे लोग गायब हो जाते हैं और कैंग तांत्रिक को वहाँ से चले जाने को कहती है। उसी रात ह्यूनजे अकेले घर आता है। कैंग उसे जीवन कहाँ है पूछती है। वो कहता है उसे नहीं पता। वो दोनों जीवन को ढूंढने जाते हैं। वो अपने हस्बैंड को भी इन्फॉर्म करती है और उसका हस्बैंड चार्ल जुंग सर्च टीम के साथ वहाँ आता है जिन्हें जीवन की डेड बॉडी मिलती है। अब चार्ल जुंग अपने बेटे को मरा देख टूट जाता है और वो ह्यूनजे को मारने लगता है और कहता है तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा मर गया, ये सब तुम्हारी गलती है। वहीं कैंग भी बहुत दुखी हो जाती है और वो बिलीव नहीं कर पाती कि जीवन इस दुनिया में नहीं है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ चोई कैंग के घर आता है और उसे बताता है यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। वो उसे उस घर में गायब हुए लोगों की रिपोर्ट्स दिखाता है। वो कहता है कि ये हर 25 सालों में रिपीट होता है और आज वही दिन है। वो कहती है कि उसने इन सारे लोगों को देखा है और वो लोग अभी भी यही हैं। तभी बेल रिंग होता है और ऑफिसर कहता है कि मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका है।
चोई कैंग से कहता है कि आप भी मेरे साथ चलिए क्योंकि आज यहाँ रहने में खतरा हो सकता है। पर वो कहती है कि अगर आज ही वो दिन है जब लोग यहाँ से गायब होते हैं तो मुझे यहाँ रहना होगा क्योंकि मुझे अपने बेटे को ढूंढना है। और अब आधी रात को वो नोटिस करती है कि घड़ी 11:11 PM पर आ रुकी है। वो बेसमेंट में जाती है उसी दरवाजे के पास जहाँ से सब गायब होते हैं। वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि वहाँ दीवार नहीं है। वो उस डार्क रूम में जाती है। अब जब वो बेसमेंट से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका घर बिल्कुल वैसा हो गया था जैसा 25 साल पहले था। वो अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका कमरा लॉक है। वो ड्रॉर से चाबी निकालकर दरवाजा खोलती है तो वो कमरे के अंदर किसी को देखती है। वो उसे बाहर से पकड़ने की कोशिश करती है और हम ये देख पाते हैं कि ये वही सेम सीन होता है जो 25 साल पहले हुआ था। कैंग चौंक जाती है क्योंकि कमरे के अंदर वो खुद थी। अब वो ह्यूंजे के रूम में जाती है और उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। ह्यूंजे उसे देखकर डर जाता है, पर जब वो उसे गले लगाती है तो वो उसे पहचान लेता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ कैंग है जो फ्यूचर से आई है। तभी वहाँ यंग कैंग आ रही होती है तो वो दरवाजा लॉक कर देती है और एक लेटर लिखकर अपने बेटे ह्यूंजे को देती है और कहती है कि ये तुम अपनी मॉम को देना और किसी को मत बताना कि आज क्या हुआ। कैंग बेसमेंट में जाकर वापस आती है तो उसे 1962 में गायब हुए औरत और उसकी 2 बेटी और एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वो लोग कैंग को वहाँ से जाने को कहते हैं। जब वो भागती हुई वापस बेसमेंट में जाती है वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे जाता है और अब हमें ये पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि ह्यूंजे है। वो अपनी माँ को विश्वास दिलाने के लिए एक लॉकेट दिखाता है जो उसने ह्यूंजे को दिए थे। फिर हम देखते हैं कि चार्ल्स जोंग अपने बेटे जीवोन के मरने के बाद बहुत गुस्से में था और अब वो ह्यूंजे को मारना चाहता था। कैंग उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो कहता है कि ह्यूंजे को मारने के बाद वो उसे डिवोर्स दे देगा। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है और ह्यूंजे को वहाँ से भागने को कहती है, पर चार्ल्स जोंग उस पर अटैक करता है। कैंग नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। वही बेसमेंट के डार्क रूम में बूढ़ा ह्यूंजे कैंग को बताता है कि वो उसे 75 सालों से ढूंढ रहा है। वो अपनी माँ को बताता है कि दरअसल जो भी अब तक इस घर में गायब हुए हैं वो सब इस घर के भूल भुलैया में फंस गए हैं जिसका दरवाजा साल के 11 महीने 11वें दिन 11:11 में खुलता है। ह्यूंजे कैंग को उसी टाइमलाइन पे ले जाना चाहता है जहां यंग कैंग को उसका पति मरा हुआ मिला था ताकि लूप को कंप्लीट किया जा सके। ह्यूंजे नहीं चाहता कि उस टाइमलाइन में उसकी माँ उसे बचाए और यहाँ हमें पता चलता है कि कैंग की पति की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि ओल्ड कैंग ने ही किया था अपने बेटे को बचाने के लिए। इसीलिए जिस चाकू से उसके पति को मारा गया था उस पर कैंग के ही उंगलियों के निशान मिले जो कि ओल्ड कैंग के थे, जिस वजह से यंग कैंग को सजा हो गई और अब वो इस लूप को बदलने आया है ताकि उसकी माँ को जेल में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करना पड़े। तभी बेसमेंट के बाहर वो टाइमलाइन चलता है जब ह्यूंजे के डैड उसे मारने वाले थे। बेसमेंट के अंदर बूढ़ा ह्यूंजे अपनी माँ को बहुत रोकता है पर कैंग कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। अगर वो आज उसे बचाएगी तभी फ्यूचर में उसे देख पाएगी और वो वहाँ से निकलकर अपने यंग पति को रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। इसीलिए वो उसके पेट पर चाकू से अटैक करती है और वो वहीं मर जाता है। तभी यंग कैंग होश में आकर बेसमेंट में आती है जिस वजह से ओल्ड कैंग को वापस जाना पड़ता है। पर जब वो जा रही होती है तभी उसे याद आता है कि उसके बेटे को कैंसर है और उसके टाइमलाइन में यानी कि 1992 में कैंसर का इलाज नहीं था। इसीलिए आखिरी समय में वो यंग ह्यूंजे को अपने टाइमलाइन में यानी कि 2017 में खींच लेती है और इसी तरह ये लूप कंप्लीट होता है। उसके बाद वो ह्यूंजे को प्रीस्ट चोई से मिलवाती है और जब वो उससे हाथ मिलाता है तो उसे पता चलता है कि चोई और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त है जिसके साथ वो गेम खेलता था। कैंग कहती है कि अब उसे किसी भी वक्त जेल जाना पड़ सकता है, इसीलिए उसे चोई के साथ रहना होगा। अब जब चोई ह्यूंजे को वहाँ से ले जा रहा होता है पुलिस ऑफिसर उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है। चोई उनको बताता है कि ये कैंग का बेटा है जो 25 सालों पहले गायब हो गया था और अब काफी समय बाद ये टाइम ट्रैवल करके वापस आया है। पर पुलिस ऑफिसर उसके बातों पर हंसने लगते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है।